ओके, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स बताऊंगा क्या हैं, और आज जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें से पहले हम पढ़ेंगे होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस लीनियर ओडीईज़, इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। फिर हमारे पास ये है कि अगर कोई होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस लीनियर ओडीई ना हो, उसको कन्वर्ट किस तरह किया जा सकता है लीनियर फॉर्म के अंदर, फिर उसकी एक एग्जांपल है। उसके बाद ये जो छठा आप पॉइंट देख रहे हैं पॉपुलेशन डायनामिक्स, ये सिंपल 2-3 पैराग्राफ्स हैं, और ये है पिछले जो चौथा पॉइंट है हमारा रिडक्शन टू लीनियर फॉर्म, उससे रेलिवेंट है। तो ये आपने खुद पढ़ना है और उसकी एग्जांपल भी आप लोगों ने खुद देखनी है। ओके, ये हमारे जो ना ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ओडीईज़ बेस्ड ऑन लीनियरिटी, यानी अगर हम लीनियर ओडीईज़ सॉल्व करना चाह रहे हैं तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि लीनियर ओडीईज़ होती क्या हैं, इसका पता होना चाहिए पहले। फिर उसके बाद हमें ये पता चल जाए कि लीनियर ओडीईज़ कौन सी होती हैं, तो उसके बाद कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस लीनियर ओडीईज़ जो हैं उनको सॉल्व किस तरह किया जाता है। फिर उसके बाद कुछ मॉडलिंग से रेलिवेंट प्रॉब्लम्स होंगे होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस लीनियर ओडीईज़ के वो जो जिन्हें मैं कहता हूँ कि स्टेटमेंट होती है, इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ मॉडलिंग। तो उस तरह के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर कोई नॉन लीनियर ओडीई हो उसको हम लीनियर फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद है कि मॉडलिंग ऑफ पॉपुलेशन डायनामिक्स, ये इसी से रेलिवेंट है कि लीनियर ओडीई से। तो जो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन या किसी भी प्लांट की या किसी भी एनिमल पॉपुलेशन जो है उसका जो ग्रोथ या डीके का जो मॉडल है वो भी लीनियर ओडीई के साथ लिंक्ड है, वो भी हम देखेंगे। ओके जी, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस लीनियर ओडीई। सबसे पहले इनकी क्लासिफिकेशन की होती क्या है। ये हमारे पास देखो ओडीई दी हुई है किस फॉर्म में, ये हमने पहले चैप्टर के अंदर भी जो ना सेक्शन 1.1 के अंदर भी हमने देखा था कि जो हमारी ओडीई है उसको हम इम्प्लिसिट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव एंड सो ऑन अप टू nth डेरिवेटिव, ये सारे जो है ना हमारा फंक्शन होगा, ये हमारा फंक्शन होगा डेरिवेटिव्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या है ओडीई। हम इस ओडीई को अगर जनरली लिखना चाहें कैसे लिखेंगे कि फंक्शन ऑफ एक्स nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस another function of x multiplied by n-1th derivative of y with respect to x। इसी तरह चलते रहेंगे। हमारे पास ये जो फंक्शन है ये मुख्तलिफ होंगे, ये एक फंक्शन है x का, ये दूसरा फंक्शन है, इसी तरह तीसरा चौथा चलते चलते हमारे पास ये भी x का एक फंक्शन है, और फिर उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, फिर अगेन फंक्शन ऑफ x एंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई y। ये देखो डेरिवेटिव्स जो थे nth, n-1, n-2, n-3, चलते 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 ये सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव और विदाउट डेरिवेटिव प्लस सिंपल फंक्शन ऑफ x इज़ इक्वल टू 0। ये हमारी ओडीई है कौन सी भला, जो कि हमारी इम्प्लिसिट फॉर्म के अंदर है। अगर हम इसमें से ये जो हमारी x वाली टर्म है सिंपल x, यानी जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ फंक्शन ऑफ x है, इसको हम अगर इक्वेशन के राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो यहाँ तक का ये जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल y है ये और इसके डेरिवेटिव सारे के सारे ये इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे हैं, इज़ इक्वल टू सिर्फ g ऑफ x दूसरी साइड पे चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा माइनस जी ऑफ x। अब ये माइनस जी ऑफ x है, ये क्या है फंक्शन ऑफ x है, और इसको हम माइनस जी ऑफ x को f ऑफ x लिख सकते हैं, मतलब कि भी फंक्शन ऑफ x। सो वी कैन राइट जो पिछली इक्वेशन थी इसको किस तरह कि y के डेरिवेटिव्स और y वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो लेफ़्ट साइड पे इज़ इक्वल टू हमारा जो है फंक्शन विद रिस्पेक्ट जो x के अंदर फंक्शन है सिर्फ वो। अब अगर ये जो हमारी इक्वेशन है 5.4, इसके अंदर अगर ये दो प्रॉपर्टीज़ जो कि मैं नीचे डिस्कस कर रहा हूँ, अगर तो ये दो प्रॉपर्टीज़ होंगी तो हमारी ओडीई लीनियर होगी, और अगर ये दो प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं तो हमारी ओडीई नॉन लीनियर होगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि द डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव्स y प्राइम y डबल प्राइम अप टू y nth डेरिवेटिव आर ऑफ द फर्स्ट डिग्री, यानी इन सब की क्या पावर होनी चाहिए 1। y की पावर मैक्सिमम क्या होनी चाहिए 1,
डेरिवेटिव की पावर मैक्सिमम क्या होनी चाहिए 1, बेशक सेकंड डेरिवेटिव हो, थर्ड डेरिवेटिव हो, फोर्थ डेरिवेटिव हो, nth डेरिवेटिव हो। अब देखो डेरिवेटिव जो है ये भी y तो है इसके अंदर भी y है, तो y वाली जितनी भी टर्म्स हैं सारों की पावर मैक्सिमम 1 होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा बड़ी पावर नहीं होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो डेरिवेटिव के साथ जो कोएफिशिएंट दिए हुए हैं ये वाले, ये क्या होने चाहिए, या तो कांस्टेंट नंबर हो जैसे 3, -5, 7 कोई नंबर हो, या मैक्सिमम फंक्शन ऑफ x ओनली होना चाहिए। अगर यहाँ पर ये फंक्शन जो हमारे पास दिया हुआ है ये वाला कह लो या ये वाला कह लो, अगर इसके अंदर x के अलावा y भी है, यानी ये 2 वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, तो भी ये नॉन लीनियर बन जाएगी। तो जो लीनियर है, लीनियर ODE, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि y और y के डेरिवेटिव्स वाली जितनी भी टर्म्स हैं सबकी मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। और दूसरी क्या कि जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं, तमाम के तमाम जो कोएफिशिएंट्स हैं वो मैक्सिमम फंक्शन ऑफ x होने चाहिए। और एक और चीज़ कि ये हमें जो y दिया हुआ है इसके साथ सिर्फ ये तो मल्टीप्लाई हो सकता है कोई फंक्शन ऑफ x, लेकिन इसके ऊपर कोई फंक्शन अप्लाई नहीं हो सकता। अगर आप कहो log y तो वो लीनियर नहीं होगी, sin y वो लीनियर नहीं होगी। क्यों? हमें जो y है या y के जो डेरिवेटिव हैं उनकी पावर 1 चाहिए, उनका कोई फंक्शन नहीं चाहिए हमें। तो ये हमारी जो है ना लीनियर ODE जो है उसकी 2 प्रॉपर्टीज़ है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ आपको, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि लीनियर और नॉन लीनियर का फ़र्क क्या है। एग्जांपल्स, ये 2 प्रॉपर्टीज़ मैंने बता दी, इन्हीं 2 प्रॉपर्टीज़ की बेस पे हम देखते हैं कि किस तरह हम जो है ना डिफाइन कर सकते हैं कि कोई ODE लीनियर है या नहीं। अब देखो ये ODE है हमारी y - x dx + 4x dy = 0। हम इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं किस तरह, 4xy' + y = x। इस वाली इक्वेशन को ODE को हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं इस फॉर्म में। ये क्या है, ये लीनियर ODE है। क्यों? ये दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रही है हमारी, ये जो इक्वेशन है ये दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रही है। इसके अंदर जो y ले लो या y का डेरिवेटिव ले लो, ये देखो मैक्सिमम पावर यहाँ पे y' की क्या है 1, y की क्या है 1। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि जो इनके कोएफिशिएंट्स हैं, y का कोएफिशिएंट 1, y' का कोएफिशिएंट फंक्शन ऑफ x ओनली। तो ये हमारी क्या है लीनियर ODE, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। इसी तरह यहाँ पर हम देख लें कि ये वाली ODE जो है y" - 2y' + y = 0। इसके अंदर y और y के डेरिवेटिव्स जितने भी हैं उनकी मैक्सिमम पावर 1 है। एक कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन कि y के जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं 1, -2, 1, तो ये कांस्टेंट हैं, या मैक्सिमम क्या होना चाहिए फंक्शन ऑफ x ओनली। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रही है, तो ये भी लीनियर है। इसी तरह ये वाली अगर इक्वेशन देखें हमारी x³ d3y/dx³ + 3x/dy/dx - 5y = e⁻x। y या y के डेरिवेटिव्स की मैक्सिमम पावर 1 तीनों टर्म्स के अंदर। दूसरे जो कोएफिशिएंट्स हैं वो फंक्शन ऑफ x हैं या फिर कांस्टेंट हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये भी लीनियर है। अब ये वाली इक्वेशन अगर हम देखें 1 - y * y' = -5y। जी यार आपकी आवाज़ मुझे सही नहीं आ रही। क्या कह रहे हो यार? ये दूसरे सॉफ्टवेयर के थ्रू रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, गूगल मीट से नहीं कर रहा रिकॉर्डिंग। उसका साइज़ पता नहीं कितने गीगाबाइट के अंदर हो जाता है। ओके, ये ODE 1 - y * y' - 5y = e⁻x। यहाँ पे देखो डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर 1, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। लेकिन अगर हम दूसरी कंडीशन देखें कि y का जो कोएफिशिएंट्स है वो यहाँ पर तो 5 हो गया, लेकिन यहाँ पर जो y' का कोएफिशिएंट है वो क्या है फंक्शन ऑफ y, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो ये ODE हमारी लीनियर नहीं है, ये नॉन लीनियर ODE है। द कोएफिशिएंट ऑफ y' मस्ट बी एट मोस्ट द फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल x। इसको क्या होना चाहिए था, मैक्सिमम फंक्शन ऑफ x होना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर y वेरिएबल भी मौजूद है। इस वजह से ये ODE हमारी नॉन लीनियर है। उसके बाद ये वाली अगर हम देखें d2y/dx² + sin y = 0, मैक्सिमम पावर y या y के डेरिवेटिव्स की 1, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई।
दूसरी कंडीशन ये देखो कि y की पावर 1 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर तो फंक्शन ऑफ y आया हुआ है हमारे पास। साइन ऑफ y क्या है? फंक्शन ऑफ y। तो इसलिए ये क्या हो गई? नॉन लीनियर। अब हम जनरल कंसिडरेशन कर रहे हैं। अब ये वाली जो हमारी इक्वेशन देखो, ये जनरल इक्वेशन है, एक y प्राइम प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स। अब देखो y की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। y प्राइम की मैक्सिमम पावर 1। उसके बाद y का कोएफिशिएंट क्या है? फंक्शन ऑफ x। y प्राइम का जो कोएफिशिएंट है वो 1। तो ये क्या हो गई? एक लीनियर ODE। और कौन सी है? फर्स्ट ऑर्डर की। फर्स्ट ऑर्डर का क्या मतलब है? मैक्सिमम डेरिवेटिव y 1 है, फर्स्ट डेरिवेटिव है। फर्स्ट से ज़्यादा सेकंड अगर डेरिवेटिव आ जाएगा तो सेकंड ऑर्डर होगी, लेकिन हम जो अभी ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1, ये फर्स्ट ऑर्डर है, यानी कि सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव तक के जो ना प्रॉब्लम्स होंगे इसके अंदर। तो ये देखो कि y प्राइम प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर लीनियर ODE है। अब इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ ODE इज़ f ऑफ x y प्राइम, अगर ये वाली की हम बात करें, ये पहला जो हमारे पास टर्म है, पहली अगर इसके साथ f ऑफ x मल्टीप्लाई हो रहा होता, f ऑफ x y प्राइम अगर इस तरह की होती, तो हम क्या करते? हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते f ऑफ x से। तो ये क्या बन जाता? अगेन 1। यहाँ पे f ऑफ x से डिवाइड कर देते, ये 1 बन जाता है। यहाँ पे f ऑफ x से डिवाइड कर देते तो ये अगेन एक और फंक्शन बन जाता x का। यहाँ पे डिवाइड करते तो एक और फंक्शन x का बन जाता। तो ये जो हमारी है ना ODE, जिसके अंदर y प्राइम का कोएफिशिएंट 1 हो, इसको हम कहते हैं लीनियर ODE ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब है? कि y प्राइम का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? 1। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इस ODE की क्या खुसूसियात हैं? पहली खुसूसियत, ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर ODE। क्यों? मैक्सिमम डेरिवेटिव 1 है, फर्स्ट ऑर्डर। दूसरी प्रॉपर्टी इस ODE की वो क्या है? कि ये लीनियर है। तीसरी प्रॉपर्टी इस ODE की कि y प्राइम का कोएफिशिएंट 1 है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। तो हम इसको क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑर्डर लीनियर ODE इन स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद अगर हम एक मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई ODE हो, कॉज ऑफ x y प्राइम माइनस साइन एक्स वाई इज इक्वल टू x, इस तरह की हमारे पास अगर ODE है, ठीक है। अब इसके अंदर y की मैक्सिमम पावर या y के डेरिवेटिव्स की 1। दूसरी चीज़ मैक्सिमम डेरिवेटिव 1। तीसरी चीज़ ये जो हमारा y प्राइम है, इसका कोएफिशिएंट क्या है? cos x। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब है? डेरिवेटिव के जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? cos x। तो इस पूरी इक्वेशन को cos x से डिवाइड कर दो, तो y प्राइम का जो कोएफिशिएंट है वो 1 बन जाएगा, साइन y ओवर cos y टेंजेंट बन जाएगा, और यहाँ पे 1 ओवर cos सीकेंट x बन जाएगा। तो ये हमारी क्या बन गई? स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आ गई हमारी। अब इंजीनियरिंग और साइंस के अंदर ये जो r ऑफ x है, ये जो राइट साइड पे दिया हुआ होता है, ये राइट साइड पे जो दिया हुआ होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इनपुट। और y ऑफ x ये क्या कहलाता है? हमारा रेस्पॉन्स टू द इनपुट, या आउटपुट भी कह सकते हैं इसको हम। अब हम चलते हैं अपनी होमोजीनियस। अभी तक जो हमने चीज़ें देखी वो क्या? कि फर्स्ट ऑर्डर ODE, और उसके बाद लीनियर, और तीसरी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। अब यही जो हमारी 3 प्रॉपर्टी वाली ODE है, यानी फर्स्ट ऑर्डर भी हो, लीनियर भी हो, और लीनियर होने के साथ साथ स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हो, इस तरह की इक्वेशन के अंदर अगर हमारा जो r ऑफ x है ये अगर 0 हो, यानी कि राइट हैंड साइड हमारी ODE की 0 हो, तो हम इसको कहते हैं होमोजीनियस। और अगर ये 0 ना हो बल्कि कोई फंक्शन ऑफ x हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन होमोजीनियस। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारी ODE है, y प्राइम इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैं लास्ट टाइम एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्क्राइब करूँगा और बताऊँगा कि किस प्रॉपर्टी की बेस पे ये जो ODE है ये कौन सी फॉर्म की बनती है। सबसे पहले y या y के डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर 1, कोएफिशिएंट्स y या y के डेरिवेटिव्स के या तो कांस्टेंट नंबर्स हैं या फिर फंक्शन ऑफ x हैं, तो ये लीनियर ODE हो गई। दूसरा कि इसके अंदर मैक्सिमम डेरिवेटिव कौन सा है? 1, तो ये हमारी कौन सी ODE हो गई?
फर्स्ट ऑर्डर। दो चीज़ें हो गई, फर्स्ट ऑर्डर भी है, लीनियर भी है। तीसरी इसकी जो प्रॉपर्टी हमारी जो हमने पिछली स्लाइड के अंदर भी देखी, वो क्या कि जो y प्राइम का कोएफिशिएंट है वो क्या है 1, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। चौथी चीज़, राइट साइड पे जो फंक्शन था वो क्या है 0, तो ये कौन सी हो गई होमोजीनियस। अब इस इक्वेशन के अंदर ये p ऑफ x इंटू वाई, इसको हम इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाते हैं राइट साइड पे, तो हमारी ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, y को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं और dx को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा dy ओवर y इज इक्वल टू माइनस पी ऑफ x dx। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रल ले लेंगे। dy ओवर y का इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस पी ऑफ x dx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c स्टार। ये क्या बन जाएगा, log y है और ये इंटीग्रल आ गया हमारे पास। उसके बाद दोनों तरफ हम इन्वर्स फंक्शन log का अप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास y बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा e टू द पावर माइनस इंटीग्रल p ऑफ x dx प्लस c स्टार। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, e की पावर दिस टर्म मल्टीप्लाइड बाई e की पावर दिस टर्म। ये अगेन एक कांस्टेंट हो जाएगा, इसको हम पहले लिख देंगे, तो ये हमारे पास c e टू द पावर माइनस इंटीग्रल p ऑफ x dx। ये हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन। यानी कि हमें y निकालना होता है ना, dy बाई dx तो गिवन होता है, हमें क्या चाहिए होता है फंक्शन, जिससे ये ODE बनी होती है, ये फंक्शन हमें पता लगाना होता है। तो ये y आ गया हमारे पास, y इज इक्वल टू सी ई टू द पावर माइनस इंटीग्रल p ऑफ x dx। अब इसके अंदर ये जो c है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये प्लस e टू द पावर c स्टार होगा कब, जब y पॉजिटिव नंबर होगा, और अगर y नेगेटिव नंबर हो, सॉरी y नेगेटिव नंबर होगा तो प्लस होगा, अगर y पॉजिटिव नंबर होगा तो ये नेगेटिव होगा। हियर वी मे आल्सो चूज c इज इक्वल टू 0 एंड ऑब्टेन द ट्रिवियल सोल्यूशन y ऑफ x इज इक्वल टू 0। ट्रिवियल सोल्यूशन कौन सा होता है, ट्रिवियल का मतलब होता है ज़बानी, बगैर सॉल्व किए पता लगा लेना सोल्यूशन को, उसको ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। तो ये हमारे पास y ऑफ x इज इक्वल टू 0। ये y ऑफ x 0 कब बनेगा, जब c की वैल्यू अगर हम सॉल्व करते हैं इनिशियल कंडीशन अप्लाई करके, ऐसा भी पॉसिबल है कि c की वैल्यू क्या आ जाए 0, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी फंक्शन क्या बन जाएगा 0, तो y इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या बन जाएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन। यार ये रोल नंबर 11 आपका माइक ओपन है, इसको बंद करो। ओके, नॉन होमोजीनियस लीनियर ODE। ये नॉन होमोजीनियस का क्या मतलब है कि जो हमारे राइट साइड पे जो इक्वेशन दी हुई थी r ऑफ x, अगर वो 0 थी तो होमोजीनियस था, अगर वो 0 नहीं होगी तो कौन सी होगी, नॉन होमोजीनियस लीनियर ODE। तो यहाँ पर वही बताया हुआ है कि वी नाउ सॉल्व ODE 1 इन द केस दैट r ऑफ x इन ODE 1 इज़ नॉट एवरीवेयर 0, r ऑफ x 0 नहीं है इन द इंटरवल j। इसका मतलब क्या है कि किसी डोमेन के अंदर जो है ना, उसकी जो r ऑफ x है वो 0 नहीं है, बल्कि फंक्शन ऑफ x है। देन द ODE 1 इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस ODE। इन दिस केस द ODE 1 विल बिकम नॉन एग्जैक्ट ODE एंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ x ओनली। तो अगर हमारे पास r ऑफ x 0 नहीं होगा तो ये हमारे पास नॉन एग्जैक्ट ODE बनेगी। अब आपने देखो एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट ODE पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ी थी। अब आपने करना ये है कि इसको प्रूव करना है खुद, ठीक है, खुद से ट्राई करनी है घर के ऊपर। प्रूव इट योरसेल्फ, इफ़ यू कैन नॉट प्रूव इट देन विजिट माय ऑफिस। क्या प्रूव करना है कि अगर हमारे पास इक्वेशन ये वाली है y प्राइम प्लस p ऑफ x y इज इक्वल टू r ऑफ x, ये इक्वेशन अगर है जिसमें r ऑफ x 0 नहीं है, तो ये इक्वेशन हमारी कौन सी होगी, नॉन एग्जैक्ट। तो इसको आपने खुद ट्राई करके देखना है कि ये नॉन एग्जैक्ट है या नहीं। अच्छा जी, उसके बाद
अगर हम सिंपल करना चाहें उसको, हम जो ना x को निकाल देते हैं, लेकिन इसका मतलब यही होगा कि फंक्शन ऑफ x है। जैसे मिसाल के तौर पर y प्राइम प्लस यहाँ पे क्या था, p ऑफ x y था, p ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई y इज इक्वल टू r ऑफ x। मैंने उसको शॉर्ट करके लिख दिया है y प्राइम प्लस पी वाई इज इक्वल टू r। यहाँ पे p का मतलब फंक्शन ऑफ x है, r का मतलब फंक्शन ऑफ x ही है। सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए मैंने उसको इस तरह करके लिख दिया इक्वेशन को। अब ये हमारे पास हो गई कौन सी, नॉन होमोजीनियस लीनियर ODE। अब इसको चूँकि हमने कहा है कि ये नॉन एग्जैक्ट है, ये हमारी क्या है, नॉन एग्जैक्ट, तो एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाती है, एग्जैक्ट बन जाती है। तो हम क्या करते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं कि f जो है, जो कि फंक्शन है सिर्फ x का, तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, हमने ये सपोज कर लिया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अपनी इस इक्वेशन से जो कि नॉन एग्जैक्ट है। नॉन एग्जैक्ट लीनियर ODE से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, एग्जैक्ट। इसका क्या मतलब है कि अब ये एक एग्जैक्ट इक्वेशन है, ठीक है। द लेफ्ट साइड ऑफ द इज़ द डेरिवेटिव, ये जो हमारी लेफ्ट साइड है ना, ये वाली, ये इसको देखो ज़रा आप। इसके अंदर हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारी ये जो ये PFY है, PFY, इसके अंदर हम फर्ज कर लेते हैं कि जो PF है ये क्या है, ये F प्राइम के इक्वल है। ये किसके इक्वल है, F प्राइम के, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, FY प्राइम, FY प्राइम, ये देखो ये आ गया एज इट इज़। पहली टर्म FY प्राइम ये आ गई, दूसरी टर्म PFY ये आ गई हमारे पास। और हमने कंसीडर क्या किया है कि हम सपोज कर लेते हैं कि PF ये मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाते हैं, ये F प्राइम बन जाता है, F प्राइम Y ये आ गया। अब इस इक्वेशन को अगर हम देखें, ये क्या है, ये है डेरिवेटिव F इंटू वाई का। ये देखो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड ये आ गया, प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म ये आ गया। क्या किया है, इस स्टेप को दोबारा देखो कि हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि ये जो हमारा p था फंक्शन ऑफ x, जब हम इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास टर्म बनती है वो बन जाती है डेरिवेटिव ऑफ f। तो ये देखो डेरिवेटिव ऑफ f, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब ये क्या बन गया, डेरिवेटिव ऑफ f। तो डेरिवेटिव ऑफ f y प्लस f y का डेरिवेटिव, ये असल में है क्या, एफ वाई के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव। हमने ये किस तरह किया था कि हमने पी एफ वाई को कहा था कि ये क्या है, एफ प्राइम वाई। अब यहाँ से वेरिएबल्स को सेपरेट करो ज़रा। जब वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे तो सॉरी y कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड पर y है, y से y कैंसिल हो जाएगा तो पी एफ इज इक्वल टू एफ प्राइम, पी एफ इज इक्वल टू एफ प्राइम। एफ प्राइम क्या है, डी एफ ओवर डी एक्स। ये देखो ऊपर हम कहकर आए हुए हैं कि f क्या है, फंक्शन ऑफ x। तो f प्राइम का क्या मतलब है, डी एफ बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी एफ, ये आ गया। वेरिएबल सेपरेट करो तो ये बन जाएगा डी एफ ओवर एफ, ये जो यहाँ पर राइट साइड पे f है ये इधर आ जाएगा, डी एक्स दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो डी एफ ओवर एफ इज इक्वल टू पी डी एक्स। दोनों साइड पर इंटीग्रल लो तो डी एफ ओवर एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल पी डी एक्स। डी एफ ओवर एफ का क्या बन जाएगा हमारे पास, इंटीग्रल लॉग ऑफ एफ इज़ इक्वल टू ये जो हमारा है इंटीग्रल, जाहिर सी बात है कोई ना कोई फंक्शन बनेगा। ये इंटीग्रेट करने के बाद ये जो पी ऑफ एक्स क्या है, ये फंक्शन ऑफ एक्स है ना। जब हम इंटीग्रल ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे इंटीग्रल को, तो क्या बनेगा, कोई फंक्शन बनेगा, जाहिर सी बात है एक्स का। तो वो हम कह देते हैं क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स। इसको हम एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी कि इंटीग्रल सॉल्व होने के बाद जो फंक्शन बनेगा वो क्या है, ये। अब दोनों साइड पर हम क्या कर देते हैं, लॉगरिथम का एक जो इन्वर्स फंक्शन है वो अप्लाई कर देते हैं। तो ई लॉग एफ बन जाएगा। अब यहाँ पर ई टू द पावर एच बन जाएगा, और अगर इसको लें तो ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स बन जाएगा। अब ये जो हमारी इक्वेशन है इक्वेशन 518, इससे क्या आया हमारे पास कि f इज़ इक्वल टू ई टू दी पावर h, f इज़ इक्वल टू ई टू दी पावर h। और
जो h है हमारे पास, ये देखो इन दो को कंपेयर करो, इन दो इक्वेशंस को, e टू द पावर h इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रल p dx, इनको अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, h इज इक्वल टू इंटीग्रल p dx, इंटीग्रल e p dx, ये बन जाएगा। या यूँ भी कह सकते हो कि e टू द पावर h इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रल p dx, दोनों साइड पर अगर लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, h इज इक्वल टू इंटीग्रल p dx, तो ये बन जाएगा हमारे पास h इज इक्वल टू इंटीग्रल p dx। अब हम क्या करते हैं यहाँ से, ये जो हमारे पास इक्वेशन है h इज इक्वल टू इंटीग्रल p dx, इसके अंदर हम ये करते हैं कि दोनों साइड्स पर हम क्या ले लेते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो क्या बन जाएगा, dh बाई dx, और जब राइट साइड पे हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो ये क्या है, इंटीग्रल है, इंटीग्रल का इन्वर्स फंक्शन डेरिवेटिव बनेगा, तो डेरिवेटिव और इंटीग्रल ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा, खाली p, सिर्फ p बचेगा। इधर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो dh बाई dx बनेगा, इधर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास। अब देखो इंटीग्रल और डेरिवेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, खाली p, तो ये dh बाई dx को, इसको मैं कह देता हूँ h प्राइम इज़ इक्वल टू p, ये आ गया h प्राइम इज़ इक्वल टू p। अब हमें पता है कि f क्या था, ये था e रेज टू द पावर h, ये देखो ये यहाँ पे f क्या है, e टू द पावर h, ये हमने अभी भी देखा था। तो अब अगर हम यूज़ करें f इज़ इक्वल टू e टू द पावर h और h प्राइम इज़ इक्वल टू p, ये वाली जो इक्वेशन है ना, f इज़ इक्वल टू e टू द पावर h और h प्राइम इज़ इक्वल टू p, ये हमने अभी पिछली स्लाइड के अंदर किया, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। f इज़ इक्वल टू e टू द पावर h प्राइम इज़ इक्वल टू p, ये पिछली स्लाइड के अंदर ही करके आए हैं। f इज़ इक्वल टू e टू द पावर h और h प्राइम इज़ इक्वल टू p, 1 2, यानी कि 519 और 520, ये दो इक्वेशंस हमने ली। अगर हम इन दो इक्वेशंस को यूज़ करते हैं 519 और 520 को, तो जो हमारी ODE थी 512, ये पिछली स्लाइड्स के अंदर आ चुकी है, मैं दिखा देता हूँ किसकी बात कर रहा हूँ, ये वाली। इसके अंदर हम क्या करेंगे, f और p की वैल्यूज़ पुट करेंगे। f क्या था, e टू द पावर h, p क्या था, h प्राइम, तो इनको अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा e टू द पावर h y प्राइम प्लस h प्राइम e टू द पावर h y इज इक्वल टू r e टू द पावर h। उस 512 जो इक्वेशन थी, उस इक्वेशन के अंदर जहाँ जहाँ पे f है उसकी जगह e टू द पावर h लिख देना है, और जहाँ पे p है वहाँ पे h प्राइम लिख देना है, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आ गई, प्लस ये आ गया। ये जो हमारी सेकंड टर्म है, इस टर्म के अंदर ये जो है h प्राइम e टू द पावर h, ये पहली दो चीज़ें जो हैं h प्राइम e टू द पावर h, ये असल में क्या है, ये e टू द पावर h का डेरिवेटिव है। अगर हम e टू द पावर h का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये वाली टर्म। कैसे, e टू द पावर h का डेरिवेटिव क्या बनेगा, e टू द पावर h एज इट इज़ इनटू पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाई y, ये आ गया, इज इक्वल टू r e टू द पावर h। अब ये वाला जो टर्म बनी है हमारे पास, ये लेफ़्ट साइड, इस लेफ़्ट साइड को अगर हम देखें तो ये क्या है, ये है e टू द पावर h y के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव। अगर हम इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाएं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज़, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट रूल से, यानी ये जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है ये क्या है, इनफैक्ट ये है e टू द पावर h y का डेरिवेटिव इज इक्वल टू r e टू द पावर h एज इट इज़ आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड पर इंटीग्रेट कर लेते हैं। जब हम दोनों साइड पर इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, डेरिवेटिव और इंटीग्रल कैंसिल हो जाएंगे, तो e टू द पावर h y इज इक्वल टू, यहाँ पर इंटीग्रल जब लेंगे तो r e टू द पावर h का इंटीग्रल प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं e टू द पावर
h से। जब e टू द पावर h से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा, खाली y इज इक्वल टू, यहाँ पर जब e टू द पावर h से डिवाइड करेंगे तो e टू द पावर माइनस h इंटू इंटीग्रल ऑफ r e टू द पावर h dx प्लस c, ये आ गया एज इट इज़, ठीक है। और h क्या है, ये हम पहले पढ़ आए हैं, ये है इंटीग्रल p dx। तो दिस रिड्यूसेस सॉल्विंग वन टू द जनरली सिंपलर टास्क ऑफ इवेल्युएटिंग इंटीग्रल्स। वी कैन राइट इक्वेशन 4 एज, ये हमारी इक्वेशन 4 थी, इसको हम फिर किस तरह लिख सकते हैं, y ऑफ x इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एच इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर h r dx प्लस c e टू द पावर माइनस h। किया क्या है हमने, सिंपली ये जो हमारा e टू द पावर माइनस एच था, इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और c से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन गया हमारे पास। वी सी द फॉलोइंग, ये जो हमारी ODE, ये जो सोल्यूशन आया है ODE का, इस सोल्यूशन का क्या मतलब है कि जो टोटल आउटपुट है हमारा, ये दो टर्म्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि r जो हमारा है उसके इनपुट की वजह से रेस्पॉन्स प्लस जो हमारा इनिशियल डेटा था उसकी वजह से रेस्पॉन्स, इन दोनों का जो रेस्पॉन्स होगा उसके वजह से हमारे पास ये आंसर आ रहा होगा। इसकी अब एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है एग्जांपल नंबर 1, सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y प्राइम इज इक्वल टू y tan x इज इक्वल टू साइन 2x, और हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। अब इसको क्या करना है, मैं आपको जो मॉडलिंग वाली एग्जांपल्स हैं वो करवा रहा हूँ। ये वाली जो एग्जांपल है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इसकी ये मॉडलिंग की एग्जांपल नहीं है, ये सिर्फ जो मैथमेटिक्स की तरह होता है सिंपल, तो इसके बारे में मैं कहूँगा बहुत सिंपल है, ठीक है। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बुक के अंदर जो है ना मौजूद है, और बुक मैंने ऑलरेडी LMS पे शेयर कर दी है, तो इसको खुद से सॉल्व करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो मेरे पास आ जाना, मैं इसको सॉल्व करवा दूँगा। जो हमारी असल चीज़ है वो ये है, मॉडल द RL, यानी कि RL का मतलब है रेजिस्टर एंड इंडक्टर। R रेजिस्टर के लिए, L इंडक्टर के लिए यूज़ होता है, ये FSC के अंदर आप पढ़ के आए हुए हो। मॉडल द RL सर्किट इन द फिगर बिलो, ये वाली फिगर है हमारी, ये हमारा जो है ना कंप्लीट सर्किट है। इसके अंदर ये हमारी रेजिस्टेंस लगी हुई है 11 ओहम की, और एक इंडक्टर लगा हुआ है 0.1 हेनरी का, और जो हमारी बैटरी है वो कितनी है, 48 वोल्ट की बैटरी है हमारे पास। तो इस सर्किट के अंदर सॉल्व द रिजल्टिंग ODE फॉर द करंट I इन एम्पियर्स वेयर T इज़ टाइम। ये वाला जो T है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम का। अच्छा, assume that the circuit contains as an electromotive force ET a battery of 48 volts which is constant, यानी जो हमारी ये वोल्टेज है ये कांस्टेंट है। अब इसके अंदर रेजिस्टर लगा हुआ है 11 ओहम का, और इंडक्टर लगा हुआ है 0.1 ओहम का, एंड दैट द करंट इज़ इनिशियली 0। और शुरू के अंदर जब हम सर्किट को स्टार्ट करेंगे, शुरू में करंट क्या होगा हमारा 0, टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर करंट इज इक्वल टू 0। अच्छा, हाँ सिर्फ पानी और चाय देगा, किया हुआ मैंने किया हुआ। अच्छा, फिज़िकल लॉज हमारा जो है ये मैंने आपको बताया कि ये जो ना ODE के बारे में हेल्प कर देता है कि ODE होगी क्या। अ करंट I इन द सर्किट कॉजेज अ वोल्टेज ड्रॉप RI अक्रॉस द रेजिस्टर एंड अ वोल्टेज ड्रॉप LI प्राइम, और I प्राइम क्या है, DI/dt। तो ये क्या बन जाएगा, LDI/dt अक्रॉस द कंडक्टर, एंड द सम ऑफ दीज टू वोल्टेज ड्रॉप्स, सम ऑफ दीज टू वोल्टेज ड्रॉप, एक वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टर की वजह से और एक वोल्टेज ड्रॉप इंडक्टर की वजह से। तो वो क्या बता रहा है कि इन दोनों का सम जो है वो क्या होता है, EMF के इक्वल होता है, वोल्टेज के इक्वल, ठीक है। उसने मॉडल देखो, अगर देखा जाए तो ये फिज़िकल लॉज जो उसने लिखा हुआ है इसके अंदर उसने मॉडल आपको बता दिया कि EMF इज़ इक्वल टू RI प्लस LI प्राइम। तो यही हमारा मॉडल होगा, ये देखो LI प्राइम प्लस RI इज़ इक्वल टू बैटरी का वोल्टेज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो हमारी है। अब ये देखो, ये हमारी जो लीनियर ODA है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव का जो हमारा कोएफिशिएंट है वो 1 नहीं है बल्कि L है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, किस तरह, L से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। तो ये हमारी पहली टर्म जो है इसका कोएफिशिएंट 1 हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आ गई, हमारी इक्वेशन बन गई I प्राइम इज इक्वल टू RI ओवर L इज इक्वल टू ET ओवर L।
अब इस इक्वेशन को, ये वाली है, इसको हम अपनी जनरल ODE के साथ कंपेयर करते हैं। जनरल ODE हमारी क्या थी, y प्राइम प्लस पी वाई इज इक्वल टू आर। इस इक्वेशन को कंपेयर करो तो हमारे पास जो y है, y ये किसके इक्वल आ जाएगा, i के। p जो है हमारा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, r ओवर l के। और r जो है हमारा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, e ओवर l के। और जो t है ये क्या है, x है हमारा। इस OD के अंदर r ऑफ x, p ऑफ x था ना, तो t की जगह क्या आ जाएगा, x। तो अगर इसको और इसको कंपेयर करें तो हमारे पास ये आ जाता है, y जो है i को रिप्रेजेंट, जो i है ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है, r ओवर l p को रिप्रेजेंट कर रहा है, e ओवर l r को रिप्रेजेंट कर रहा है, और t जो है ये हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि इस केस के अंदर x था। अब इसका सोल्यूशन जो है, देखो हमने इसका सोल्यूशन तो हमने निकाल लिया था। इसका सोल्यूशन क्या था, इसका ये देखो ये था, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है हमने कंपेयर करके, और कुछ भी नहीं करना। वो जो ODE है इसको सॉल्व करने के बजाय सिर्फ वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये देखो किस तरह हमारे पास जो y प्राइम, अगर हम इस ODE को देखें, y प्राइम प्लस पी वाई इज इक्वल टू आर, इस ODE को, इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिर्फ नंबर्स पुट करने हैं हमने, कहाँ से, इधर से, ये जो ये दिए हुए हैं 4 हमें, तो क्या बन जाएगा। और हमें ये भी पता है कि h इज इक्वल टू इंटेग्रल p dx होता है, तो कंपैरिजन से हमें पता चल जाता है कि y की जगह क्या आ जाएगा, i, e टू दी पावर माइनस h की जगह क्या आ जाएगा, e टू दी पावर इंटेग्रल r ओवर l dt। क्यों, h क्या है, h ये है p dx, और हमें पता है कि p की जगह क्या लिखना है, r ओवर l, और x की जगह क्या लिखना है, t। तो ये सिर्फ वही काम किया हमने, और कुछ भी नहीं किया। इंटेग्रल e टू दी पावर, h की जगह क्या आएगा, h की जगह आ जाएगा इंटेग्रल p dx, और p किसके इक्वल है, पिछली स्लाइड पे हमने देखा r ओवर l के, और t की जगह, x की जगह t, तो ये आ गया हमारे पास। और फिर r dx की जगह dt आ जाएगा। ये r की जगह जो है ना, असल में ये जो r मैंने लिखा है इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा e ओवर t। ये देखो यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ e ओवर l, सॉरी e ओवर l आ जाएगा। सिंपली क्या क्या है, दोबारा समझो कि ODE जनरल जो थी हमारे पास, y प्राइम प्लस पी वाई इज इक्वल टू आर, उसका सोल्यूशन हम निकाल चुके थे ऑलरेडी। वो क्या था, वो था y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस h इंटेग्रल e टू द पावर h r dx प्लस c। ये जनरल इक्वेशन का सोल्यूशन है, जनरल इक्वेशन का सोल्यूशन। हमने क्या किया, इस जनरल इक्वेशन के अंदर ये वाली वैल्यूज पुट कर दी, y की जगह i लिख दिया, p की जगह r ओवर l लिख दिया, r की जगह e ओवर l लिख दिया, और t की जगह x लिख दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ये वाली। अब ये हमारे पास जो e ओवर l है, e भी एक कांस्टेंट नंबर है, l भी एक कांस्टेंट नंबर है, तो ये क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से पहले ले आते हैं, तो ये e ओवर l इंटेग्रल e रेज़ टू द पावर r t ओवर l dt प्लस c। i इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस आर टी ओवर l इंटू ई ओवर एल कॉन्स्टेंट था, और जब इसका हम इंटीग्रल लेंगे e टू द पावर आर टी ओवर l dt, इसका जब इंटीग्रल लेंगे तो इसका इंटीग्रल बन जाएगा e टू द पावर आर टी ओवर l डिवाइडेड बाई r ओवर l, तो ये इन्वर्स होके l ओवर r बन जाएगा प्लस c। i इज इक्वल टू, इसको e टू द पावर माइनस आर टी ओवर एल को मल्टीप्लाई कर दो, पहली टर्म से भी और दूसरी टर्म से भी। जब पहली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो e टू द पावर आर टी ओवर एल, e टू द पावर माइनस आर टी ओवर एल, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, e ओवर r, ये l और l कैंसिल हो जाएंगे, तो e ओवर r प्लस
सी के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से इस टर्म को, सेकंड टर्म को इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाओ, सॉरी ये जो ई ओवर आर है और आर ओवर एल है, इनकी जगह पे क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ लिख देनी है। ई कितना है 48 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितनी थी हमारे पास 11 ओम की, और इंडक्टर एल ये कितना था 0.1 हेनरी का, तो इनकी वैल्यूज़ पुट कर दो। तो ये बन जाएगा 48/11 प्लस सी ई टू द पावर, आर 11 था, एल कितना था 0.1, 11 डिवाइडेड बाई 0.1 ये क्या बन जाएगा 110, तो माइनस 110 टी। तो ये हमारे पास क्या आ गई, सोल्यूशन आ गया। ठीक है, अब इधर एक चीज़ नोट करो कि ये हमने इस तरह नहीं किया कि ये ODE थी, इसको हम पूरी को सॉल्व करें स्टेप बाय स्टेप, इस तरह नहीं किया। क्या किया है कि इसको पहले कंपेयर किया जनरल ODE से और अपने वेरिएबल्स डिफाइन कर लिए, फिर इस जनरल ODE का सॉल्यूशन ये होता है। इसके अंदर सिर्फ क्या किया कि नंबर्स जो हमने यहाँ पे डिफाइन किए थे वेरिएबल्स, उनको पुट कर दिया, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन के अंदर सिर्फ इंटीग्रल लेना, इंटीग्रल लेकर और जो कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन आ गई। अब इनिशियल कंडीशन क्या है कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे करंट कितना था 0, तो t इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 0, i की जगह 0 और t की जगह 0, तो यहाँ से c हमारे पास कितना आ जाएगा -48/11। तो ये हमारे पास जो है ना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाने के बाद ये इक्वेशन बन जाती है। यहाँ से 48/11 कॉमन ले लो तो ये पहला 1 बन जाएगा, -e⁻⁻1 10t। इसके अंदर t की मुख्तलिफ वैल्यूज़ लेकर और i के अगेंस्ट आप ग्राफ भी बना सकते हो। अगर इस इक्वेशन का, ये जो फाइनल इक्वेशन आई हुई है, अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो एक सिंगल लाइन आएगी। ये जो नीचे ग्राफ दिखाए हुए हैं ये क्या है, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है ना, ये मैंने मल्टीपल ली थी, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, मुख्तलिफ वैल्यूज़ रखेंगे तो मुख्तलिफ ग्राफ बन जाएंगे। जो ये वाली इक्वेशन है फाइनल, अगर इसका बनाओगे तो ये ब्लू लाइन है। ओके जी, नेक्स्ट हमारा के एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें अगेन वही मॉडलिंग से रेलिवेंट है कि एज्यूम दैट द लेवल ऑफ अ सर्टन हार्मोन इन द ब्लड ऑफ अ पेशेंट, किसी पेशेंट के ब्लड में कोई सर्टन हार्मोन है, उसका जो लेवल है वो वेरी करता है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वेरी करता है विद टाइम। सपोज दैट द टाइम रेट ऑफ चेंज यानी कि ये टी वेरिएबल इन्वॉल्व होगा इसके अंदर, क्योंकि रेट का मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। टाइम रेट ऑफ चेंज इज डिफरेंस बिटवीन अ साइनोसॉइडल इनपुट। साइनोसॉइडल क्या होता है, साइन या कोसाइन वाला फंक्शन। साइनोसॉइडल का क्या मतलब होता है, साइन या कोसाइन वाला फंक्शन जो कि एक वेव टाइप कर्व देता है हमें, साइनोसॉइडल। इनपुट ऑफ अ 24-hour पीरियड फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड एंड अ कंटिन्यूस रिमूवल रेट प्रोपोर्शनल टू द लेवल प्रेजेंट। और जो हमारा जो हार्मोन है उसमें से कुछ हार्मोन रिमूव भी होता रहता है, उसका रिमूवल रेट जो है वो भी एग्जिस्ट करता है। और ये रिमूवल रेट प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेवल ऑफ हार्मोन प्रेजेंट, यानी अगर ज़्यादा हार्मोन अवेलेबल होगा बॉडी के अंदर तो रिमूव भी ज़्यादा हो रहा होगा, और अगर लेवल हार्मोन का थोड़ा होगा तो प्रोपोर्शनली रिमूव भी थोड़ा हो रहा होगा। सेट अप अ मॉडल for the hormone level in the blood and find its general solution find करना है। then find the particular solution satisfying a suitable initial condition। क्या suitable initial condition select करके उसका particular solution भी निकालो। अब हम assume क्या कर लेते हैं कि जो हमारा y of t है ये क्या है, हार्मोन का लेवल है ब्लड में किसी भी टाइम t पे, और जो रिमूवल रेट है वो क्या है k इंटू y of t, यानी कि अगर ये कांस्टेंट नंबर k है, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि हार्मोन ज़्यादा रिमूव हो रहा है, अगर ये थोड़ा है तो इसका मतलब है कि थोड़ा रिमूव हो रहा है। ये k किस पे डिपेंड करेगा कि हार्मोन की अमाउंट ज़्यादा है या थोड़ी है। और y ऑफ t ये क्या है, हार्मोन में से रिमूवल, ये टोटल रिमूवल आ गई हमारी। k y क्या है, टोटल
रिमूवल। अगर हमारे पास ये y ज़्यादा होगा तो रिमूवल ज़्यादा होगी, y थोड़ा होगा तो रिमूवल भी थोड़ी हो जाएगी। और जो इनपुट है, अब ये देखो, ये तो हमारा है हार्मोन प्रेजेंट इन द बॉडी। y ऑफ t क्या है? हार्मोन प्रेजेंट इन द बॉडी। ये के वाई क्या है? हार्मोन रिमूवल रेट। अब जो प्रेजेंट है, इनपुट है, यानी इन प्रोड्यूस भी तो होना है ना हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर। प्रोड्यूस जो हो रहा है वो क्या है? वो है कि साइनोसॉइडल इनपुट है। इनपुट का मतलब कि प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास 24 आवर पीरियड के अंदर प्रोड्यूस जो होगा इनपुट रेट, वो क्या है? a प्लस बी कॉस ओमेगा टी। ओमेगा क्या है? 2 पाई ओवर 24। ये जो हमारे पास कॉस ओमेगा टी है, ये क्या है? साइनोसॉइडल इनपुट। और ओमेगा 2 पाई ओवर 24 यानी कि पाई बाई 12, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है, यानी डे के अंदर जो है ना ये ऊपर और नीचे इस तरह जाएगी। एंड ए इज़ द एवरेज इनपुट रेट। ये एवरेज जो हमारा जो है बॉडी के अंदर हार्मोन लेवल, उस एवरेज के अंदर ये साइनोसॉइडल इनपुट आ रहा है, तो ये दोनों मिलकर टोटल इनपुट बन जाएगा। हार्मोन प्रेजेंट इन द बॉडी एट एनी टाइम टी, इनपुट और ये रिमूवल रेट। इनको यूज़ करते हुए हमारे पास जो ODE बनेगी वो क्या बनेगी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ हार्मोन इन द बॉडी इज इक्वल टू इनपुट इन द हार्मोन माइनस आउटपुट इन द हार्मोन, यानी कि रिमूवल। तो इन हमारा क्या है? a प्लस बी कॉस ओमेगा टी। आउट क्या है? k ऑफ y t। तो y प्राइम t इज इक्वल टू a प्लस बी कॉस ओमेगा टी माइनस k y ऑफ t। इस k y t को दूसरे साइड पे ले जाओ, ये इसको प्लस होना चाहिए था, यहाँ पे गलत है। y प्राइम t प्लस k y ऑफ t इज इक्वल टू a प्लस बी कॉस ओमेगा t। और टाइम t इज इक्वल टू 0 पे हम हार्मोन क्या अज्यूम कर लेते हैं? 0। कंपेयरिंग द मॉडल। अब देखो अगेन पहले वाली इक्वेशन की तरह जो हमने पिछला प्रॉब्लम सॉल्व किया, एग्जाम्पल 2 जो सॉल्व की थी। एग्जाम्पल 1 तो मैंने कहा था ना खुद से करनी है, एग्जाम्पल 1 खुद से करनी है। एग्जाम्पल 2 मैंने आपको किस तरह बताया था कि जो हमारी ODE है उसको कंपेयर करना है जनरल ODE के साथ। एग्जैक्टली उसी तरह इस ODE को भी कंपेयर करना है जनरल ODE के साथ, यानी कि y प्राइम प्लस पी वाई इज इक्वल टू आर। उसके साथ इसको कंपेयर करो तो y हमारे पास जो है वो y ही रहेगा। क्यों? हमारी जनरल इक्वेशन के अंदर भी y था। यहाँ पे क्या था? प्लस पी वाई। यहाँ पे क्या है? प्लस के वाई। तो p की जगह क्या आ गया? k, और ये कांस्टेंट है। उसके बाद जो h है वो क्या होगा? kt। r क्या होगा? ये वाली टर्म पूरी। तो ये हमारे पास जो है ना जो जनरल इक्वेशन और मॉडल को कंपेयर करके ये हमारे पास वेरिएबल्स आ जाते हैं। और हमें ये भी पता है कि सोल्यूशन जो होता है वो क्या होता है? e टू द पावर माइनस h मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रल e टू द पावर x r dx प्लस c। तो उसके अंदर सिर्फ ये वाले वेरिएबल्स पुट करना है और कुछ भी नहीं करना। तो हमारे पास y ऑफ t इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस के टी इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर h r dx प्लस c e टू द पावर जो भी उसकी पावर थी, उसकी जगह सिर्फ ये होगा कि जो वेरिएबल्स हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं वो आ जाएंगे। ये हमारी वो बन गई, क्या कहते हैं, सोल्यूशन वाली इक्वेशन। इस सोल्यूशन के अंदर हमने क्या करना है? सिर्फ इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले टर्म्स को ब्रेकअप कर लेते हैं। e टू द पावर माइनस के टी एज इट इज़ आ गया ब्रैकेट के अंदर। ये जो e टू द पावर के टी है a के साथ अलहदा मल्टीप्लाई हो जाएगा, b कॉस ओमेगा t के साथ अलहदा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दो इंटीग्रल बन जाएंगे, एक ये वाला प्रोडक्ट और एक इसका इसके साथ प्रोडक्ट। तो e टू द पावर के टी इंटू ए डी टी प्लस e टू द पावर के टी बी कॉस ओमेगा टी डी टी, ये दो इंटीग्रल बन गए। ये वाली जो थर्ड टर्म है ये एज इट इज़ आ गई हमारे पास। ये a और b ये कांस्टेंट हैं, इनको इंटीग्रेशन के साइन से बाहर निकाल लो तो ये देखो बाहर आ गया a और यहाँ पे b बाहर आ गया। ये इक्वेशन बन गई। उसके बाद ये इसको याद रखो कि ये हमारी जो इक्वेशन बनी है इसके अंदर
इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 525 का, यानी सेक्शन 5 है हमारा, ये चैप्टर 1 का सेक्शन 5 है। सेक्शन 5 की 25वीं इक्वेशन है ये वाली हमारी, ठीक है। अब इसके अंदर एक ये वाली टर्म है e टू द पावर के टी डी टी, और एक ये है cos ओमेगा टी डी टी इंटू ई टू द पावर के टी। पहले इस इंटीग्रल को फाइंड कर लेते हैं, फिर इस इंटीग्रल को फाइंड कर लेंगे। दोनों इंटीग्रल के जो आंसर आएंगे उसको इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो सबसे पहले e टू द पावर के टी डी टी, ये इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर आप माहिर हो, e टू द पावर के टी का इंटीग्रल आ जाएगा e टू द पावर के टी डिवाइडेड बाई के, या 1/k इंटू ई टू द पावर के टी। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो e टू द पावर के टी कॉस ओमेगा टी, इसका इंटीग्रल लेते हैं। तो ये फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ द सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा डी टी। अब ये वाली टर्म जो लास्ट है इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो ये वाली टर्म तो लेफ़्ट साइड है ना, ये तो एज इट इज़ आ गई। उसके बाद सॉरी, ये जो फर्स्ट टर्म है cos ओमेगा टी ई टू द पावर के टी ओवर के, ये आ गई। और जो हमारे पास ये वाली टर्म है थर्ड, इसके अंदर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ई टू द पावर के टी ओवर के ओमेगा साइन ओमेगा टी डी टी। अब ये वाला जो इंटीग्रल है इसको एक दफ़ा फिर इंटीग्रेट करो। तो ये पहले हमने क्या किया कि ओमेगा ओवर के को कॉमन बाहर निकाल लिया क्योंकि कांस्टेंट है, और अंदर क्या बन जाएगा, ई टू द पावर के टी साइन ओमेगा टी डी टी, ये आ गया। इसका इंटीग्रल क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ द सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ द सेकंड एंड डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास। अब ये देखो कि e टू द पावर के टी कॉस ओमेगा टी ऑलरेडी हमारे पास लेफ़्ट साइड पे चला आ रहा है, और यहाँ पर भी एक टर्म वैसी की वैसी बन गई दोबारा से, e टू द पावर के टी कॉस ओमेगा टी। इस माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर के स्क्वायर इंटू द पावर के टी कॉस ओमेगा टी को हम लेकर जाते हैं इक्वेशन की दूसरी साइड पर। तो ये वाली माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि इक्वेशन के दूसरी साइड पर लेकर जा रहे हैं। ये वाली टर्म ये आ गई, और ये वाली टर्म इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे जाके ये आ गई। ये जो टर्म थी पहली और दूसरी, ये आ गई पहली और दूसरी। इधर हम क्या करेंगे, e टू द पावर के टी कॉस ओमेगा टी डी टी कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओवर के स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओवर के स्क्वायर, ये हमने कॉमन बाहर निकाल लिया, इज इक्वल टू ये दोनों टर्म जो हैं, ये कौन सी हैं, ये एक मिनट यार, ये वाली, ये एज इट इज़ आ जाएंगी, ये एज इट इज़ आ गई। उसके बाद एलसीएम ले लो, के स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और बाकी सारे का सारा ये आ गया एज इट इज़। अब क्या करो, इधर के स्क्वायर ओवर के स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, और इधर भी कर दो। तो यहाँ पर के स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे। करना क्या है, इसके इन्वर्स से दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन के, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर के स्क्वायर कैंसिल हो गया, के बन जाएगा के स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, नीचे आ गया ई टू द पावर के टी कॉस ओमेगा टी, ये आ गया, प्लस यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो के स्क्वायर और के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा ओवर के स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ई टू द पावर के टी साइन ओमेगा टी। इन दोनों टर्म्स के अंदर से ये जो 1 ओवर के स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर है, इसको कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, के ई टू द पावर के टी कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा ई टू द पावर के टी साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास बन गया। अब ये देखो, ये एक इंटीग्रल और ये दूसरा इंटीग्रल, इनकी वैल्यूज़ कहाँ पुट होंगी, इस इक्वेशन के अंदर। हमने पहले इसको अलहदा कैलकुलेट किया और इसको अलहदा कैलकुलेट किया, और जो आंसर आया उसको इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा y ऑफ t इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस के टी ए इंटू 1 ओवर के ई टू द पावर के टी प्लस b 1 ओवर के स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये वाले टर्म प्लस c ई टू द पावर माइनस के टी।
सिंप्लीफिकेशन के अंदर अब कुछ भी नहीं करना, अब यहाँ से सिंप्लीफिकेशन है, सिंपल और कुछ भी नहीं है। कॉन्स्टेंट्स निकाल लो, जो टर्म कैंसिल हो रही है कैंसिल कर लो, जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लो, इस तरह के काम करना है, अब और कोई काम नहीं बचा। तो इसको सिंप्लीफाई करते 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 ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई, जो कि हमारा सोल्यूशन है ODE का, जनरल सोल्यूशन। अब इस जनरल सोल्यूशन के अंदर इनिशियल कंडीशन y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी कि ये सारे का सारा इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाकर माइनस बन जाएगा। cos 0 1 होता है तो ये k बन जाएगा। sin 0 क्या होता है 0, तो ये a ओवर k प्लस b इंटू k ओवर k स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन जाएगा। इसको इक्वेशन के दूसरे साइड पर ले जाओगे तो ये c बन जाएगा। ये c की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, यहाँ पर, तो ये बन जाएगा। ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आ गया, हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसका अगर ग्राफ बनाते हो तो ये वाला ग्राफ बनेगा। अब उसके बाद ये रिडक्शन टू लीनियर फॉर्म, अब जो है ना टाइम हमारे पास नहीं बचा, तो ये रिडक्शन टू लीनियर फॉर्म और पॉपुलेशन डायनामिक्स ये हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक जो हमने अभी कवर किया वो ये कि लीनियर, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस फर्स्ट ऑर्डर ODEs क्या हैं, इनको किस तरह सॉल्व किया जाता है, इसके ऊपर हमारी डिस्कशन थी। नेक्स्ट, अगर कोई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको भी जो ना हमने सिंपली क्या करना होता है कि जो y प्राइम का कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन को और सॉल्व कर लेते हैं, सिंपली, नथिंग एल्स। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे। मुझे अटेंडेंस ले लेने दो ज़रा। ओके जी, थैंक यू। ओके सर, ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। मैक्सिमम 50 सर।